हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है बिग आइज। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी बायोग्राफिक क्राइम ड्रामा मूवी है और साथ ही साथ दोस्तों ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित भी है। इसलिए इस मूवी की कहानी आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप इन वीडियो को लाइक करोगे तभी तो हमारे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें नॉर्थ कैलिफोर्निया की 1958 की घटना बताई जाती है, जहां कैलिफोर्निया के एक घर में मार्गरेट अल्ब्रिच नाम की लेडी अपने सामान को जल्दी जल्दी पैक कर रही होती है। मार्गरेट को ये सब करते हुए उसकी छोटी बेटी जिन भी ये सब देख रही होती है। आगे मार्गरेट अपने कुछ कपड़े और अपनी बनाई कुछ पेंटिंग्स लेकर अपनी बेटी को लेकर अपने घर से भाग जाती है। मार्गरेट अपने पति को छोड़कर भागी थी, जिसके साथ रहते हुए उसका दम घुटने लगा था। आगे मार्गरेट भागकर नॉर्थ बीच सेंट फ्रांसिस्को भाग जाती है और वहां पहुंचकर वो अपनी एक फ्रेंड डी एन से मिलती है। मार्गरेट और डी एन दोनों ही एक दूसरे से मिलकर काफी खुश नजर आते हैं। डी एन मार्गरेट से पूछती है, तुम्हारी बेटी कहाँ पर है? तब मार्गरेट कहती है, जेनी अभी स्कूल गई है। बहुत ही मुश्किल हो जाता है बिना फादर के बेटी को पालना। तब डी एन कहती है, ये सब बोलना बंद करो, तुम अपनी बेटी की केयर अच्छे से कर सकती हो। और वैसे भी मुझे फ्रैंक तुम्हारा पति ज्यादा पसंद नहीं था। अच्छा हुआ तुम उसे छोड़कर आ गई, अब हम दोनों मिलकर फन करेंगे। अपनी बेटी को पालने के लिए और घर को चलाने के लिए मार्गरेट स्ट्रीट पर लाइव पोर्ट्रेट बनाने का काम भी करने लगी थी। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आता है अपने बेटे का पोर्ट्रेट बनवाने, और मार्गरेट $1 में पोर्ट्रेट बनाने के लिए राजी हो जाती है। आगे मार्गरेट उस बच्चे का पोर्ट्रेट बनाने लगती है। तभी जेनी उठकर कहीं चली जाती है। तब मार्गरेट को जोर जोर से एक आदमी की आवाज आ रही थी, जो अपनी पेंटिंग की तारीफ कर रहा था। मार्गरेट उस आदमी को देखती है तो वो आदमी वॉल्टर कीन होता है, जो कस्टमर के सामने चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी पेंटिंग बेचने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर मार्गरेट वापस उस बच्चे का पोर्ट्रेट बनाने लगती है। मार्गरेट जो पोर्ट्रेट बनाया करती थी उसकी एक खासियत होती है कि वो हर पोर्ट्रेट की आंखें बड़ी और काफी सुंदर बनाया करती थी, और यही बात उसकी पेंटिंग्स में लोगों को पसंद आती थी। आगे मार्गरेट उस बच्चे का पोर्ट्रेट बनाकर उसके पेरेंट्स को दे देती है, जो उन्हें काफी पसंद आता है। तभी मार्गरेट के पास वॉल्टर कीन नाम का वही आदमी आता है और वो मार्गरेट से कहता है, तुम पेंटिंग्स बनाकर इससे भी अच्छा कमा सकती हो, तुम अपना काम देखो, तुम्हारा काम काफी अच्छा है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तब मार्गरेट कहती है, मेरा नाम मार्गरेट है। तब वॉल्टर मार्गरेट की पेंटिंग में उसका सरनेम देखता है और वो कहता है, मार्गरेट अल्ब्रिच, यदि मिस्टर अल्ब्रिच ने मुझे आपसे बात करते हुए देख लिया तो वो मेरी आंखों को आपकी पेंटिंग्स की तरह बना देंगे। तब मार्गरेट कहती है, मिस्टर अल्ब्रिच अब मेरी जिंदगी में नहीं है, मैं उन्हें छोड़ चुकी हूँ। आगे वॉल्टर मार्गरेट को एक रेस्टोरेंट में ले आता है डिनर के लिए। आगे वॉल्टर भी मार्गरेट को अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगता है कि वो पहले पेरिस में रहा करता था और वो उसकी जिंदगी का सबसे अच्छे दिनों में से एक है। मैं एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर मैंने पेंटिंग की स्टडी की और आर्ट को समझा, और इन सब के लिए मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी और मैंने अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया। ये सब मेरे लिए आसान नहीं रहा। अगले दिन वॉल्टर और मार्गरेट पेंटिंग बना रहे होते हैं। मार्गरेट अपनी बेटी के और पीछे की व्यू की पेंटिंग कर रही होती है, पर वॉल्टर खड़ा होकर सामने की तरफ चुपचाप देख रहा होता है। और वॉल्टर मार्गरेट को देखने लगता है और उससे उसकी पेंटिंग के बारे में पूछने लगता है, तुम अक्सर अपनी पेंटिंग्स में ये बड़ी बड़ी आंखें बनाती हो, इसका मतलब क्या है? तब मार्गरेट कहती है, मैं सोचती हूँ कि हम आंखों के जरिए सब कुछ देखते हैं, इसलिए हमारी आंखें हमारे आत्मा तक पहुँचने की विंडो होती है और आंखें हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस भी करती है, इसलिए मैं अक्सर आंखें ऐसी ही बनाती हूँ। मूवी के अगले सीन में मार्गरेट वॉल्टर को अपना घर दिखाने ले जाती है। तब वॉल्टर पीछे से मार्गरेट को पकड़ लेता है और मार्गरेट भी वॉल्टर की तरफ आकर्षित होकर उसे किस करने लगती है। तभी वहाँ पर जेनी भी आ जाती है और जेनी को देखकर मार्गरेट और वॉल्टर दोनों दूर हो जाते हैं। तब जेनी अपनी माँ से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मार्गरेट दुखी होकर उन लेटर को देखने लगती है जो उसके लिए आए थे। उनमें से एक लेटर मार्गरेट के एक्स हस्बैंड फ्रैंक का भी होता है और उसे पढ़कर मार्गरेट थोड़ा घबराने लगती है। तब वॉल्टर मार्गरेट से पूछता है, क्या हुआ, लेटर में क्या लिखा है? तब मार्गरेट कहती है, ये लेटर फ्रैंक का है और वो चाहता है कि मैं जेनी को उसे सौंप दूं। उसने कोर्ट में ये सब कहा है कि मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और ना ही मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं जेनी को पाल सकूं। यह सुनकर वॉल्टर कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर मार्गरेट खुश होती है और वो वॉल्टर को हाँ कह देती है। आगे वो दोनों शादी करने के लिए हवाई जाते हैं और वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं। तब मार्गरेट एक रेस्टोरेंट में एक लेडी का पोर्ट्रेट बनाने लगती है और इस बार मार्गरेट पोर्ट्रेट के नीचे अपना सरनेम अल्ब्रिच लिखने की बजाय कीन सरनेम लिखती है, जो कि वॉल्टर का सरनेम था। और ये देखकर वॉल्टर काफी खुश होता है।
अब मूवी के अगले सीन में मार्गरेट अपनी शादी की फोटो अपनी फ्रेंड डी एन को बताती है। ये सब देखकर डीएन कहती है ये सब काफी जल्दी हो गया है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तब मार्गरेट कहती है मुझे सब जल्दी करना पड़ा क्योंकि मैं जेनी को छोड़ना नहीं चाहती थी और वॉल्टर भी काफी अच्छा इंसान है, वो हमारा काफी ख्याल रखता है। मूवी के अगले सीन में हमें रूबेन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी कस्टमर को कुछ पेंटिंग्स बेचने की कोशिश कर रहा था, पर तभी वहाँ पर वॉल्टर अपनी पेंटिंग्स लेकर आ जाता है। तब वॉल्टर रूबेन को मार्गरेट की बनाई गई कुछ पेंटिंग्स दिखाता है और उन पेंटिंग को देखकर रूबेन कहता है पेंटिंग अच्छी है पर मैं इन्हें नहीं लगा सकता, ये कोई आर्ट नहीं है, ये बस यूं ही बनाए गए पोर्ट्रेट है। और रूबेन वॉल्टर को ना कह के वहाँ से चला जाता है। मूवी के अगले सीन में वॉल्टर और मार्गरेट एक बार में बैठे होते हैं। आगे वॉल्टर उस बार के मालिक एनरिको से जाकर मिलता है और वो कहता है मुझे आपका बार काफी पसंद आया, मैं एक पेंटर हूँ, पर क्या हो यदि मैं आपको इन दीवारों को किराया दूं मेरी पेंटिंग्स लगाने के लिए। आगे वॉल्टर अपनी और मार्गरेट की पेंटिंग्स क्लब में टॉयलेट जाने वाले रास्तों की दीवारों पर लगा देता है, पर लोग वहाँ पर आते हुए पेंटिंग्स को देख रहे थे पर वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। तभी वहाँ पर एक लेडी अपने हस्बैंड के साथ आती है और वो पेंटिंग्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और वो पेंटिंग देखकर वॉल्टर से पूछती है क्या आप ही कीन हो। तब वॉल्टर कहता है हाँ ये पेंटिंग्स मेरी ही है। तब वो लेडी कहती है आपका वर्क काफी पावरफुल है, इस पेंटिंग की आंखों में काफी इमोशंस है। वॉल्टर को लग रहा था कि वो लेडी उसकी पेंटिंग्स की तारीफ कर रही थी पर वो लेडी मार्गरेट की पेंटिंग की तारीफ कर रही थी और उस लेडी का हस्बैंड वॉल्टर को पैसा देकर अपनी वाइफ के साथ वहाँ से चला जाता है। आगे वॉल्टर क्लब में बैठा होता है क्योंकि उसकी पेंटिंग्स का उसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तब क्लब का मालिक एनरिको वहाँ पर आकर कहता है तुम्हारी पेंटिंग्स का काम कैसा चल रहा है। तब वॉल्टर गुस्से में कहता है तुमने मुझे काफी अच्छी जगह दी मेरी पेंटिंग्स को लगाने के लिए। तब एनरिको कहता है हाँ वो काफी अच्छी जगह है, क्लब में लोग ड्रिंक करते हैं और उसके बाद वो लोग वहीं पर जाते हैं। ये सुनकर वॉल्टर कहता है ये मेरी आर्ट की इंसल्ट है। इस बात को लेकर वॉल्टर और एनरिको में बहस होने लगती है और वो लोग हाथापाई करने लगते हैं। तब वॉल्टर वहीं पर लगी मार्गरेट की एक पेंटिंग से एनरिको को मारता है जिसके कारण वो पेंटिंग फटकर एनरिको के गले में लटक जाती है और उसी वक्त एक फोटोग्राफर एनरिको और वॉल्टर की फोटो ले लेता है और ये घटना न्यूज़पेपर में छप जाती है। वॉल्टर को जेल में बंद कर दिया जाता है और मार्गरेट उसकी बेल करवाती है। तब वॉल्टर कहता है एनरिको हमारी आर्ट पर हंस रहा था इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तब मार्गरेट कहती है हम आर्टिस्ट है और हमें क्रिटिसिज्म झेलना आना चाहिए। आगे वॉल्टर मार्गरेट को बताता है वहाँ पर एक कपल आया था जिसे तुम्हारी पेंटिंग काफी पसंद आई थी। उस लेडी ने मुझसे पूछा कि ये पेंटिंग तुमने बनाई है तो मैंने उसे हाँ कह दिया। यह सुनकर मार्गरेट कहती है आइंदा से तुम ऐसा नहीं करोगे, मेरी पेंटिंग्स को तुम अपनी पेंटिंग नहीं बताओगे। अब मूवी के अगले सीन में वॉल्टर वापस उसी क्लब में जाता है और वहाँ पर उसे एनरिको देख लेता है। तब वॉल्टर कहता है मैं तुमसे यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ, मैं बस अपनी पेंटिंग्स को ले जाने आया हूँ। तब एनरिको वॉल्टर को खींचकर किचन एरिया में ले जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और एनरिको वॉल्टर से कहता है आज क्लब में मैंने काफी सारा माल बेचा है और जबकि आज सोमवार भी है, हमारे झगड़े के कारण न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में हेडलाइन बनी और इसलिए लोग यहाँ पर तुम्हारी पेंटिंग्स देखने आने लगे और इससे मेरे क्लब को भी काफी सारा फायदा हुआ। हमारी फाइट ने तुम्हें और मुझे दोनों को फायदा पहुँचाया है। ये सुनकर वॉल्टर और एनरिको एक प्लान बनाते हैं और वो बाहर जाकर वापस लड़ने का नाटक करने लगते हैं। तब क्लब में मौजूद सभी लोग एनरिको और वॉल्टर को लड़ते हुए देख रहे होते हैं। तभी वॉल्टर के पास वहाँ पर डिक नोलन नाम का एक आदमी आता है और वो वॉल्टर से कहता है मैं एक राइटर हूँ और मैं तुम्हारे बारे में अपने कॉलम में लिखना चाहता हूँ और इससे तुम एक सेलिब्रिटी बन जाओगे। आगे डिक नोलन वॉल्टर का इंटरव्यू लेने लगता है और वो वॉल्टर से उन पेंटिंग्स के बारे में पूछने लगता है जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। वॉल्टर समझ जाता है कि लोगों को उसकी पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो सब तो मार्गरेट की पेंटिंग को पसंद कर रहे थे। आगे मार्गरेट अपने घर में सोई होती है, तभी वहाँ पर वॉल्टर आता है और वॉल्टर मार्गरेट को काफी सारे नोट दिखाता है और वॉल्टर मार्गरेट को कहता है मैंने तुम्हारी बिग आइज वाली सारी पेंटिंग्स बेच दी, इसलिए मुझे और ज्यादा पेंटिंग्स चाहिए और ज्यादा लोगों को बेचने के लिए। ये सब सुनकर मार्गरेट भी काफी खुश होती है क्योंकि वो लोग फाइनली सक्सेसफुल हो चुके थे। अब मार्गरेट और ज्यादा पेंटिंग्स बनाने लगती है और वो अपनी बनाई एक पेंटिंग को लेकर क्लब में भी जाती है। तब मार्गरेट देखती है कि वहाँ पर वॉल्टर कुछ लेडीज से बात कर रहा था और वॉल्टर उन लेडीज को बता रहा होता है कि मैं अपनी पेंटिंग्स में बड़ी आंखें इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आंखें आत्मा के लिए खिड़की की तरह काम करती है। तब मार्गरेट वॉल्टर से कहती है वॉल्टर तुम इन्हें झूठ क्यों बोल रहे थे, और तब वॉल्टर मार्गरेट को अकेले में ले जाकर समझाने लगता है। वॉल्टर कहता है मैं बस इस डील को क्लोज करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें पेंटिंग्स बेचने की कोशिश कर रहा था, हमें बस किसी भी तरह से इन पेंटिंग्स को बेचना है, पैसा सारा हमारे पास ही आएगा।
तभी उस क्लब में एक फेमस आदमी आता है 2 लड़कियों के साथ, और वो आदमी मार्गरेट की पेंटिंग्स को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। उस आदमी को इंग्लिश नहीं आती, तब उसी के साथ आई एक लड़की वाल्टर से पूछती है, मिस्टर ओलिवोटी को ये पेंटिंग काफी पसंद आई है और वो जानना चाहते हैं ये पेंटिंग किसने बनाई है। तब वहाँ पर वाल्टर और मार्गरेट दोनों खड़े होते हैं और मौका पाकर वही खड़ा वाल्टर कहता है, ये पेंटिंग मैंने बनाई है, मैं ही किन हूँ। और मार्गरेट की आंखों के सामने ही वाल्टर उन लोगों से अच्छे से मिलने लगता है, अपने आप को उन पेंटिंग का आर्टिस्ट बताकर। वाल्टर ने मार्गरेट को पहले कह दिया था कि सभी लोग जानने लगे हैं कि ये पेंटिंग्स मैं ही बना रहा हूँ, और अब मैं उन्हें कहूंगा कि ये पेंटिंग तुमने बनाई है तो वो लोग मुझे झूठा समझेंगे, फिर इन पेंटिंग्स को बेचना हमारे लिए मुश्किल होगा। वाल्टर की इस बात में आकर मार्गरेट कुछ भी नहीं बोलती। अब धीरे धीरे वाल्टर उन पेंटिंग्स को लेकर काफी फेमस होने लगा था, और वो मार्गरेट से एक पेंटिंग बनाकर शहर के मेयर को भी गिफ्ट करता है, और एक पेंटिंग सोवियत यूनियन के लीडर को भी गिफ्ट करता है। और वाल्टर कहता है ये पेंटिंग शांति का प्रतीक मानी जाएगी। और इतनी सफलता के बाद अब वाल्टर अपनी खुद की गैलरी भी खोलने वाला था। आगे वाल्टर जिस रूबेन को अपनी पेंटिंग्स बेचा करता था, उसी की गैलरी के सामने अपनी गैलरी के पोस्टर लगाने लगता है। और उस पोस्टर को देखकर वही खड़ी जेनी कहती है, मैं जानती हूँ ये पेंटिंग मेरी मॉम ने बनाई थी। तब वाल्टर कहता है, तुम शायद थोड़ी कंफ्यूज हो, ये पेंटिंग तुम्हारी मॉम ने नहीं बनाई थी, इस पेंटिंग को मैंने बनाया था। ये सुनकर जेनी कहती है, तो फिर आपने पेंटिंग अच्छी बनाई है। वाल्टर चाहता था कि किसी को भी नहीं पता चले कि इन सारी पेंटिंग्स को मार्गरेट बना रही है, और इस बात को वो लोग मार्गरेट की बेटी से भी छिपा रहे थे। आगे वाल्टर अपनी गैलरी को ओपन करता है और वहाँ पर शहर की कई सारी नामी गिरामी हस्तियां आई हुई थी। उस पार्टी में मार्गरेट भी मौजूद होती है और वो सभी को ड्रिंक सर्व कर रही थी। वहाँ पर मार्गरेट की फ्रेंड डी एन भी आई हुई थी, और वो मार्गरेट से पूछती है, तुम्हारी पेंटिंग्स कहाँ पर है। तब मार्गरेट कहती है, नहीं, यहाँ पर मेरी पेंटिंग्स नहीं है। वाल्टर ने डिसाइड किया है कि यहाँ पर से वाल्टर की पेंटिंग ही शो की जाएगी, और मार्गरेट डीएन को बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। आगे वाल्टर घर में टीवी देख रहा होता है, तभी जेनी अपनी मॉम को पुकारने लगती है। जेनी उस रूम में जाने लगती है जहाँ पर मार्गरेट पेंटिंग बना रही होती है, पर जेनी को उसकी मॉम के पास जाने से पहले ही वाल्टर उसे रोक लेता है, और वाल्टर कहता है, तुम्हारी मॉम को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, इसलिए तुम उनके रूम में नहीं जा सकती। वाल्टर बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि मार्गरेट ही वो पेंटिंग्स बना रही है। अब आगे मूवी में वाल्टर न्यूज चैनल पर जाकर भी मार्गरेट की पेंटिंग को डिस्क्राइब करने लगता है। वाल्टर कहता है, मैंने दुनिया के कई देशों में ट्रेवल किया है, और जो कुछ मैंने वहाँ पर देखा उसने मेरी स्टूडेंट लाइफ को झकझोर दिया। जब मैंने देखा कि कई देशों में युद्ध के कारण बच्चों की दशा खराब हो चुकी है, उन बच्चों के पास ना तो पेरेंट्स थे और ना ही उनके पास घर था, और उसके बाद ही मैंने एक बच्चे की पेंटिंग बनाई जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, और वो मासूम आंखें मुझे हमेशा याद रही, जिसका उपयोग मैं अपनी हर पेंटिंग में करता रहा। टीवी शो पर यह सब कहने के बाद वाल्टर और भी ज्यादा लोगों के बीच फेमस होने लगा था। लोगों को सचमुच लगने लगा था कि वाल्टर जो भी पेंटिंग बना रहा है उसके पीछे डीप मीनिंग है, और वाल्टर की ये मार्केटिंग काम कर गई थी। आगे सभी लोग वाल्टर की गैलरी के पोस्टर निकालकर उस पर वाल्टर के ऑटोग्राफ लेने लगते हैं। वाल्टर भी अपनी वाइफ की सक्सेस को अपना बताकर खूब एंजॉय कर रहा था। आगे वाल्टर अपनी गैलरी में जाकर वहाँ काम करने वाली लेडी से पूछता है, हमारी पेंटिंग्स की सेल कैसी चल रही है। तब वो लेडी कहती है, हमारी पेंटिंग की सेल पहले जैसी चल रही है, पर लोग हमारी गैलरी में आकर हमारे पोस्टर जरूर ले जा रहे हैं। तब वाल्टर देखता है कुछ लेडीज गैलरी के दरवाजे से भी उनके पोस्टर चुरा कर ले जा रही थी। यह देखकर वाल्टर अपनी गैलरी के प्रमोशन पोस्टर भी सेल करने लगता है, जो पोस्टर वो लोगों को पहले फ्री में दिया करते थे। वाल्टर काफी खुश था, पर मार्गरेट बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे उसका काम का क्रेडिट कहीं भी नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मार्गरेट दूसरे टाइप की पेंटिंग्स बनाने लगती है, जिसमें वो एक दुखी लेडी की पेंटिंग बनाती है। तभी वहाँ पर वाल्टर आ जाता है। तब मार्गरेट उसकी बनाई हुई पेंटिंग छिपा लेती है, और वाल्टर मार्गरेट से उसकी बनाई हुई पेंटिंग दिखाने की जिद करता है। मार्गरेट वाल्टर को पेंटिंग दिखाती है, और वाल्टर कहता है, ये तो काफी डिफरेंट स्टाइल है। तब मार्गरेट कहती है, मैं सोच रही थी कि इस पेंटिंग पर मैं अपनी साइन करूं, क्योंकि जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करती हूँ तो मैं उन्हें बता नहीं पाती। अब मैं ये पेंटिंग दिखाकर लोगों को बता पाऊंगी कि मैं भी पेंटिंग बना सकती हूँ। आगे डिक नोलन नाम का वही रिपोर्टर मार्गरेट का इंटरव्यू लेने आता है, और डिक नोलन मार्गरेट से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम भी पेंटिंग्स बना सकती हो मार्गरेट, वाल्टर ने भी इस बारे में मुझे कभी नहीं बताया। तभी वहाँ पर एक बच्ची आती है जो कि वाल्टर की बेटी थी। वाल्टर अपनी बेटी से मिलता है, और तभी मार्गरेट को पता चलता है कि वाल्टर की भी एक बेटी थी, और इस बारे में वाल्टर ने मार्गरेट को कभी नहीं बताया। आगे मार्गरेट वाल्टर को अपने साथ अकेले में बात करने ले जाती है, और मार्गरेट कहती है, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी एक बेटी भी है। वाल्टर कहता है, मैंने बताया होगा। तब मार्गरेट कहती है, नहीं, तुमने नहीं बताया।
तब वॉल्टर मार्गरेट को इस बारे में सॉरी कह के वहाँ से चला जाता है। आगे वॉल्टर की गैलरी में कई सारे गेस्ट आए हुए थे गैलरी में लगी हुई पेंटिंग्स को देखने। तब वहाँ पर मार्गरेट भी मौजूद थी अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स के सामने। जो पेंटिंग उसने एक अलग स्टाइल में बनाई थी और ये पेंटिंग उसने लेडी की बनाई थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर मार्गरेट की पेंटिंग को देखने लगता है और वो मार्गरेट से कहता है पेंटिंग के नीचे MDH कीन लिखा है, ये आपका नाम है। तब मार्गरेट कहती है हाँ, शादी से पहले मैं यही नाम यूज करती थी। MDH का मतलब मार्गरेट डोरिस हॉकिंस है। तभी उस आदमी से बात करते हुए मार्गरेट को वॉल्टर भी देख लेता है और वॉल्टर मार्गरेट को एक तरफ ले जाकर कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अपना मुंह बंद रखोगी। तुम्हें बस कस्टमर को पेंटिंग का प्राइस बताना है और उन्हें कोई भी डिटेल्स नहीं देनी है। अब आगे वॉल्टर अपनी पेंटिंग्स को लेकर और भी ज्यादा फेमस हो चला था। वॉल्टर पेंटिंग के पोस्ट कार्ड बेचने लगा था, पेंटिंग के पोस्टर से भी कमाई करने लगा था और वॉल्टर को हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जगह मिलने लगी थी। वॉल्टर को आर्टिस्ट का किंग बताया जाने लगा था। आगे मार्गरेट अपने नए घर में पेंटिंग बना रही होती है, तभी घर की डोरबेल बजने लगती है। मार्गरेट जाकर दरवाजा ओपन करती है तो बाहर उसकी फ्रेंड DN आई हुई थी। DN घर के अंदर आकर मार्गरेट का नया घर देखती है और वो कहती है तुम्हारा घर तो काफी बढ़िया है। आगे DN कहती है क्या वो तुम्हारा आर्ट स्टूडियो है? तब मार्गरेट कहती है नहीं, वहाँ पर कोई नहीं जाता, वहाँ पर वॉल्टर काम करता है। तब DN कहती है पर मैं एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट का वर्क प्लेस देखना चाहती हूँ और ऐसा कहकर DN घर में बने वर्क प्लेस पर जाने लगती है। मार्गरेट के मना करने के बाद भी DN उस रूम में चली जाती है जहाँ पर मार्गरेट पेंटिंग्स बनाया करती थी। तभी वहाँ पर वॉल्टर भी आ जाता है और वो चिढ़कर कहता है ये यहाँ पर क्या कर रही है और वॉल्टर DN के सामने पेंटिंग बनाने का नाटक करने लगता है और वो मार्गरेट से कहता है तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे यहाँ पर किसी का आना पसंद नहीं है। आगे वॉल्टर DN को धक्का मारकर अपने घर से निकल जाने के लिए कहता है और DN भी गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। अब मार्गरेट की बेटी जेनी भी थोड़ी बड़ी हो गई थी। एक दिन जेनी और मार्गरेट बाहर डॉगी से खेल रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद मार्गरेट कहती है मुझे थोड़ा काम है इसलिए मुझे जाना होगा। आगे मार्गरेट वर्क प्लेस पर जाकर कुछ कैनवास निकालने लगती है। तभी मार्गरेट की नजर वहीं पड़े बॉक्स पर पड़ती है जिसके अंदर वॉल्टर की बनाई हुई पेंटिंग थी। मार्गरेट उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसके अंदर कुछ पेंटिंग्स रखी हुई थी जिन पेंटिंग पर एस सैनिक नाम लिखा हुआ था। मार्गरेट उस बॉक्स से और पेंटिंग्स निकाल कर देखती है तो उस पर भी एस सैनिक नाम लिखा हुआ था। ये सब देखकर मार्गरेट को शक होता है और मार्गरेट घर में लगी वॉल्टर की पेंटिंग से उसका नाम हटाकर देखती है तो उस पेंटिंग में भी कीन के नाम के नीचे एस सैनिक नाम लिखा हुआ था। ये सब देखकर मार्गरेट समझ जाती है कि वॉल्टर कोई आर्टिस्ट नहीं है बल्कि वो तो किसी एस सैनिक नाम के आर्टिस्ट की पेंटिंग पर अपना नाम लिखकर बेचा करता था। तभी वहाँ पर वॉल्टर आ जाता है। तब मार्गरेट कहती है इस एस सैनिक इस आर्टिस्ट को तो तुम जानते होंगे जिसकी पेंटिंग तुम बनाकर बेचा करते थे। तब वॉल्टर कहता है तुम मुझे झूठा कैसे बोल सकती हो? तब मार्गरेट कहती है तो तुमने पेंटिंग्स के ऊपर एस सैनिक नाम को कवर क्यों किया और उसके ऊपर कीन नाम क्यों लिखा? ये सुनकर वॉल्टर कहता है तुम जानती हो मैं पेंटिंग बना सकता हूँ और तुमने मुझे पेंटिंग बनाते हुए देखा है। तब मार्गरेट कहती है मुझे याद नहीं मैंने तुम्हें कब पेंटिंग बनाते हुए देखा था। तुम हमेशा मुझे जताते रहे कि तुम एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो पर मैंने तुम्हें कभी भी पेंटिंग बनाते हुए नहीं देखा। तब वॉल्टर चिढ़ के कहने लगता है मैंने आर्ट की पढ़ाई पेरिस से की है और मैंने इस पढ़ाई में अपना काफी सारा समय दिया है। ये सुनकर मार्गरेट कहती है वॉल्टर क्या तुम कभी पेरिस भी गए हो? वॉल्टर इस बात का मार्गरेट को कोई भी जवाब नहीं देता और मार्गरेट समझ जाती है कि वॉल्टर ने उससे ये बात भी झूठ बोली थी। आगे वॉल्टर रात में सोने जाता है तब मार्गरेट उसे कहती है तुम किसी और बेडरूम में जाकर सो जाओ। अगले दिन वॉल्टर वापस अपनी गैलरी में जाता है और वहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। तब उसे पता चलता है कि न्यूयॉर्क में जल्दी वर्ल्ड फेयर लगने वाला है। वॉल्टर को इस न्यूज में एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है और आगे वॉल्टर मार्गरेट को डिनर पर ले जाता है। तब मार्गरेट कहती है बताओ तुम मुझे डिनर पर क्यों लेके आए, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तब वॉल्टर कहता है जल्दी न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर लगने वाला है। इसके ओपनिंग डे में लगभग 17 मिलियन लोग आएंगे और मैं चाहता हूँ इस दिन मेरी लाइफ का मास्टरपीस शो हो। इस वर्ल्ड फेयर में यूनिसेफ हॉल ऑफ एजुकेशन को स्पॉन्सर करेगा। हम वहाँ पर अपनी एक बड़ी सी पेंटिंग लगा सकते हैं। आगे मार्गरेट एक बड़ी सी पेंटिंग बनाने लगती है तभी वहाँ पर वॉल्टर आता है। तब मार्गरेट वॉल्टर से कहती है तुमने उन्हें इतनी बड़ी पेंटिंग का प्रॉमिस क्यों किया? तब वॉल्टर कहता है ताकि इसमें हम कई सारे बच्चों को बता सके, उनकी दयनीय स्थिति को बता सके। यह बहुत ही अच्छा आइडिया है जिसमें कई सारे अनाथ बच्चों को दिखाया जा सकता है जो युद्ध के कारण अनाथ हुए। अब रात होती है और जेनी अपनी मॉम को पुकारने लगती है डिनर के लिए पर काफी आवाज लगाने के बाद भी मार्गरेट वर्क स्पेस से बाहर नहीं आती। तब जेनी वहीं पर चाबी ढूंढने लगती है और उसे पॉट के नीचे चाबी मिल जाती है। जेनी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो वो देखती है उसकी मॉम पेंटिंग बनाते बनाते वहीं पर थककर सो गई थी।
जेनी अपनी मॉम को उठाती है, तब मार्गरेट कहती है ये वॉल्टर का रूम है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। तब जेनी कहती है मॉम अब मैं बच्ची नहीं रही, मैं सब कुछ जानती हूँ, और ऐसा कहकर जेनी वहाँ से जाने लगती है। पर मार्गरेट जेनी के पास जाकर उसे रोककर उसे भी दुनिया को सच्चाई बताने से रोक लेती है। आगे मूवी में हमें द न्यूयॉर्क टाइम्स का ऑफिस बताया जाता है और वहाँ का डायरेक्टर जॉन केनाडे एक मैगजीन के हर पेज के ऊपर वॉल्टर की पेंटिंग की तारीफें पढ़ता है और जॉन कहता है क्या मैंने कुछ मिस किया, जो मैगजीन के हर पेज पर मुझे एक ही आदमी की तारीफें पढ़ने को मिल रही है और हॉल ऑफ एजुकेशन के अंदर भी इसकी पेंटिंग लगाई जाने वाली है। आगे जॉन हॉल ऑफ एजुकेशन में जाकर मार्गरेट की बनाई हुई उस पेंटिंग को देखता है। तब जॉन अपने एक आदमी के साथ आता है और उससे पूछता है सिलेक्शन कमेटी में कौन था जिसने इस पेंटिंग को चुना यहाँ पर लगाने के लिए। तब वो आदमी कहता है ऐसी कोई भी कमेटी नहीं बनाई गई थी, इस पेंटिंग को हम 2-3 लोगों ने मिलकर ही चुना था, हमने किसी भी आर्टिस्ट को अपनी पेंटिंग भेजने का आमंत्रण नहीं भेजा था, ये तो वॉल्टर किन ने सीधे हमसे संपर्क किया था अपनी पेंटिंग को यहाँ पर लगवाने के लिए। ये सब सुनकर जॉन केनाडे समझ जाता है कि वॉल्टर खुद ही अपने आप को इंटरनेशनल आर्टिस्ट कहलवाने के लिए ये सब कर रहा था। अब मूवी में आगे वॉल्टर मार्गरेट के साथ एक पार्टी में होता है जिसमें शहर के नामी गिरामी लोग आए हुए होते हैं। तभी एक आदमी आकर वॉल्टर से कहता है तुम्हें आज का न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ना चाहिए। वॉल्टर मार्गरेट के साथ जाकर न्यूज़पेपर को देखता है तो उसमें मार्गरेट ने जो बड़ी पेंटिंग बनाई थी उसके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। उस आर्टिकल में उस पेंटिंग को टेस्टलेस और बेकार बताया गया था। तब वॉल्टर उस आदमी से पूछता है क्या न्यूज़पेपर का डायरेक्टर यहीं पर है? वो कहता है हाँ जॉन केनाडे पार्टी में ही है। ये सुनकर वॉल्टर पार्टी में जाकर जॉन के ऊपर चीखने लगता है। वॉल्टर कहता है क्योंकि लोग मेरी पेंटिंग्स की तारीफ करते हैं इसलिए तुमने अपने न्यूज़पेपर में क्रिटिसाइज किया है, और क्रिटिसाइज वही लोग करते जो कुछ क्रिएट नहीं कर पाते। मैंने उस पेंटिंग में कितना इमोशन डाला है और तुमने उसे बेकार कह दिया। तब जॉन कहता है तुम कौन से इमोशंस की बात कर रहे हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर वॉल्टर वहीं रखी कांटा चम्मच को उठाकर जॉन पर हमला कर देता है, पर जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। आगे वॉल्टर को एहसास होता है कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत किया, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और आगे मार्गरेट की बड़ी वाली पेंटिंग को हॉल ऑफ एजुकेशन से हटा दिया जाता है। अब रात में वॉल्टर ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो सभी पर चिल्ला रहा था। वहाँ पर मार्गरेट और उसकी बेटी जेनी भी बैठी हुई थी और वो भी ये सब सुन रहे थे। तब वॉल्टर मार्गरेट से कहता है तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, तुम्हारी बनाई पेंटिंग की वजह से आज मैं फेल हुआ हूँ। और वॉल्टर मार्गरेट और जेनी के ऊपर हिंसक होने लगता है। तब मार्गरेट जेनी को लेकर अपने वर्क प्लेस पर चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। तब वहाँ पर वॉल्टर भी पहुंचकर पॉट के नीचे रखी चाबी को ढूंढने लगता है। जब उसे चाबी नहीं मिलती तो वो वर्क प्लेस पर आग लगाने की कोशिश करने लगता है। तब मार्गरेट जेनी को लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है और अपनी कार में बैठाकर जेनी को वहाँ से ले जाती है। तब जेनी पूछती है हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, हमारे पास तो कपड़े भी नहीं है। मार्गरेट कहती है हम लोग हवाई जाएंगे और वहाँ पर अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से करेंगे। हम मूवी के अगले सीन में हमें हवाई का 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है जब मार्गरेट अपनी बेटी के साथ हवाई में खुशी खुशी रहने लगी थी। तभी मार्गरेट को घर में एक कॉल आता है। मार्गरेट कॉल अटेंड करती है तो ये कॉल वॉल्टर का ही था और वॉल्टर कहता है क्या तुम ऐसा सोच रही थी कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? मेरे पास आज कुछ पेपर्स आए हैं जो तुमने भेजे हैं। तब मार्गरेट कहती है वो हमारे डिवोर्स के पेपर है, मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। तब वॉल्टर कहता है मैं डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें भी साइन करना होगा कि जितनी भी पेंटिंग्स तुमने आज तक बनाई है उस सब पेंटिंग्स पर अधिकार मेरा है। वो पेंटिंग मैंने ही बनाई है। मुझे 100 और पेंटिंग चाहिए जो तुम बनाकर भेजोगी ताकि मेरा फ्यूचर सेफ हो सके। आगे मार्गरेट पेंटिंग्स बनाकर वॉल्टर को भेजने लगती है। एक दिन मार्गरेट अपने घर में होती है तभी उसके घर में 2 लेडीज आती है जो कि क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने आई थी। तब मार्गरेट उन दोनों लेडीज को अंदर बुला लेती है और आगे मार्गरेट भी बाइबल पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाने लगती है। एक रात मार्गरेट जेनी के सामने बाइबल पढ़ रही थी। तब बाइबल में 1-2 लाइन आती है झूठ मत बोलो, हमेशा सच का साथ दो और कोशिश करो कि जो चोरी कर रहा है उसे और चोरी मत करने दो। ये लाइन पढ़कर मार्गरेट को सोचने लगती है। आगे हमें वॉल्टर को दिखाया जाता है जो अपना अय्याशी का जीवन जी रहा होता है। तभी वॉल्टर के घर पर एक कुरियर आता है और ये वही बॉक्स था जिसमें मार्गरेट ने पेंटिंग बनाकर वॉल्टर को भेजी थी। वॉल्टर उन पेंटिंग्स को देखता है तो उनमें MDH कीन नाम लिखा हुआ था। ये देखकर वॉल्टर चौंक जाता है। अब आगे मार्गरेट रेडियो पर जाकर भी वॉल्टर की सच्चाई पूरी दुनिया को बता देती है कि वॉल्टर कोई पेंटर नहीं है बल्कि वो तो एक फ्रॉड है। वो मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स का क्रेडिट लेता रहा है और मैं अपनी फैमिली की अकेली पेंटर हूँ। न्यूयॉर्क टाइम का डायरेक्टर जॉन केनाडे भी ये पढ़कर शॉक रह जाता है कि इतने साल तक वॉल्टर अपने वाइफ के काम को अपना काम बताता रहा।
न्यूज़पेपर में ये न्यूज पढ़कर डिक नॉलन भी शॉक रह जाता है और मार्गरेट की फ्रेंड डीएन भी काफी खुश होती है कि आखिरकार मार्गरेट ने अब दुनिया को सच बताया। आगे मार्गरेट अपने पड़ोसी के साथ डिस्कस कर रही होती है कि वॉल्टर अभी भी झूठ बोलने से तंग नहीं आ रहा है। तब मार्गरेट की बेटी जेनी कहती है तो फिर हमें मुकदमा करना चाहिए। हम मूवी के अगले सीन में हवाई के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मार्गरेट का केस चलाया जाता है और रिपोर्टर भी इस केस को कवर कर रहे थे। रिपोर्टर कहता है आज $17 मिलियन के आर्ट वर्क की चोरी का केस चलने वाला है। आगे कोर्ट में मार्गरेट और वॉल्टर आते हैं और उनके केस को चलाया जाता है। तब जज वॉल्टर से पूछता है क्या आप अपने लिए कोई वकील हायर करना चाहते हो या आप अपना केस खुद ही लड़ोगे। तब वॉल्टर कहता है मैं अपना केस खुद ही लड़ लूंगा। आगे कोर्ट में केस चलाया जाता है और वॉल्टर को यही लग रहा था कि ये कोई टीवी शो है जिसमें उसे प्रेजेंट करना है। तब जज उसे समझाता है तुम्हें मार्गरेट से सवाल करके उसे झूठा साबित करना है। तब वॉल्टर मार्गरेट से सवाल करने लगता है कि इतने साल तक आपने ये बात बाहर क्यों नहीं आने दी कि वो पेंटिंग्स आपने बनाई है। तब मार्गरेट जूरी को कहती है तब मैं वॉल्टर के साथ रहा करती थी और वो पूरी तरह से मुझ पर डोमिनेट करता था। वो मुझे डरा कर रखता था और कहीं भी ये बताने नहीं देता था कि वो पेंटिंग्स मैंने बनाई है और मैंने उसे अपनी हर पेंटिंग का क्रेडिट लेने दिया। उस समय मैं बहुत कमजोर थी और अपने लिए फैसला नहीं ले पाई और हमेशा अपनी बेटी और अपनी खुशी के बारे में सोचने लगी। और वॉल्टर ये भी बोलता था अगर तुम बताओगी कि ये पेंटिंग तुमने बनाई है तो कोई भी इसे नहीं खरीदेगा। ये सब सुनकर वॉल्टर कोर्ट में ही मार्गरेट पर चिल्लाने लगता है और मार्गरेट भी उसे झूठा झूठा बताकर चिल्लाने लगती है। तब जज उन दोनों को शांत करता है। अब आगे वॉल्टर कोर्ट में अपने आप को ही विटनेस के रूप में पेश करता है ताकि वो कोर्ट में अपनी सफाई दे सके और विटनेस बॉक्स में आकर वॉल्टर अपने बारे में बताने लगता है और वो कोर्ट में उसी तरह की कहानियां बताने लगता है जो अक्सर न्यूज चैनल में बताया करता था। जज और कोर्ट में बैठे सभी लोग वॉल्टर की इस तरह की कहानियों को सुन रहे थे पर उन्हें ये सारी कहानियां बकवास लग रही थी। तब जज वॉल्टर को कहता है हम सब यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए हैं। हम इस तरह से इस केस का फैसला नहीं कर सकते, इसलिए इस केस को खत्म करने का एक ही तरीका है, आप दोनों कोर्ट के सामने यहीं पर पेंटिंग बनाएंगे। आगे वॉल्टर और मार्गरेट के सामने कैनवास रखा जाता है और उन्हें बिग आइस पेंटिंग बनाने के लिए कहा जाता है। मार्गरेट वहाँ पर पेंटिंग बनाने लग जाती है पर वॉल्टर पेंटिंग बनाने की शुरुआत भी नहीं करता। वॉल्टर जज के सामने नाटक करने लगता है कि मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बनाऊं और थोड़ी देर बाद वॉल्टर हाथ में इंजरी होने का भी नाटक करता है। वो जज से कहता है मैं अभी पेंटिंग नहीं बना सकता क्योंकि मेरा हाथ दर्द कर रहा है। उन दोनों को पेंटिंग बनाने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था और इस 1 घंटे में मार्गरेट अपनी पेंटिंग तैयार कर लेती है पर वॉल्टर ने अब तक भी कुछ भी पेंट नहीं किया था। आगे जज मार्गरेट के फेवर में फैसला सुना देता है और मार्गरेट को इस केस में जीते दी जाती है। मार्गरेट अपनी बनाई पेंटिंग के साथ कोर्ट के बाहर आती है जहां पर कई सारे रिपोर्टर खड़े हुए थे और वहां खड़े हुए लोग मार्गरेट से ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। मार्गरेट को लगता है कि जो उसे जीवन में चाहिए था वो उसे मिल चुका है और वो खुशी खुशी ऑटोग्राफ देने लगती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आगे मूवी में हमें बताया जाता है कि वॉल्टर ने कभी ये कबूल नहीं किया कि वो पेंटिंग उसने नहीं बनाई थी और वो अपनी पूरी जिंदगी अपने आप को आर्टिस्ट कहता रहा और सन 2000 में उसकी पीड़ादायक गरीबी में मौत हुई और केस होने के बाद उसने कभी दावा नहीं किया कि उसने कोई पेंटिंग बनाई। पर मार्गरेट ने वापस शादी कर ली थी और वो खुशी खुशी अपना शादीशुदा जीवन बिताने लगी और कुछ सालों बाद वो हवाई से निकलकर वापस सैन फ्रांसिस्को में जा बसी जहां पर उसने अपनी एक गैलरी भी ओपन की और 2022 में मार्गरेट की भी डेथ हो गई। डेथ से पहले तक उन्होंने अपना पेंटिंग बनाने का काम जारी रखा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।